दोस्तों, एक लड़के की शादी एक ऐसी लड़की के साथ हो जाती है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से नर्क बना देती है। शादी के सिर्फ 2 ही सालों के भीतर उसने अपने पति को गुंडों से पिटवा, सास ससुर के साथ बदतमीजी भी की और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का केस लगाकर अपने मायके चली जाती है। वहां अपने प्रेमी के साथ घूमती फिरती है, मजे करती है। महिला सुरक्षा के अंतर्गत जितने भी कानून बनाए गए हैं उन सभी का वह दुरुपयोग कर अपने ससुराल वालों का जीना हराम कर देती है। फिलहाल केस की सुनवाई चल रही थी। पूरे 5 साल बाद आज केस का अंतिम फैसला आना था, जो कि एक महिला जज को सुनाना था, जो महिला मजिस्ट्रेट होती है। वह 30-32 साल की एक ईमानदार और न्याय पसंद महिला होती है, जो कड़े से कड़े फैसलों को बहुत तुरंत सुनाने के लिए जानी जाती थी। जब उनके सामने ये केस आता है तो वह केस को सुनने के बाद उस महिला के पति की तरफ धीरे धीरे अपनी हमदर्दी जताने लगती है और ऐसे ही महिला जज कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्रता से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube ज़ीरो कहानी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की एक कोर्ट में 2 लोग अपने अपने वकीलों के साथ खड़े हुए थे। पत्नी का नाम प्रियंका होता है और पति का नाम सौरभ होता है। अब दोस्तों, जो कोर्ट में उनका फैसला सुनाने के लिए जज थी, वह एक महिला जज होती है। दोनों पति पत्नी की फाइल को पढ़ती है और थोड़ा सा मुस्कुराती है। फिर उस लड़के से पूछती है जिसका नाम सौरभ होता है, जो कि इंटर कॉलेज में एक टीचर था। तो मैडम उनसे पूछती है कि हाँ जी मास्टर साहब, अब आप बताइए, आप इंसान हो या हैवान? तो सौरभ कहता है, मैडम मैं तो एक साधारण सा इंसान ही हूं। तो मैडम कहती है आपकी पत्नी ने जो एप्लीकेशन में लिखवाया है उसके मुताबिक तो आप इन्हें मारते पीटते हैं। दहेज मिलने के बावजूद भी आप इनसे और दहेज लेने का दबाव जमाते हैं। और यह तो इतनी सुंदर है, फिर भी आप गैर लड़कियों के साथ नाजायज रिश्ते रखते हैं। और इसके अलावा जब इनके रिश्तेदार आपके घर आते हैं तो आप उनकी इज्जत नहीं करते, इन पर तरह तरह के अत्याचार करते हो। तो ये इंसानियत है या हैवानियत? अब इन सब बातों को सुनने के बाद सौरभ कहता है कि मैडम ये सब इल्जाम बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर मैडम प्रियंका से पूछती है कि प्रियंका आप बताइए, आपने जो कुछ इनके बारे में लिखवाया है वह सही है या गलत? प्रियंका कुछ बोल पाती उससे पहले ही उनका वकील बोल पड़ता है कि मैडम ये जो शख्स है एक नंबर का झूठ और मक्कार आदमी है। इसने शादी के पहले दिन से ही मेरी मुवक्किल के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिए, इन्हें तरह तरह से परेशान रखा है। मैडम वकील को बीच में ही रोक देती है, कहती है कि वकील साहब आप नीचे बैठ जाइए, जिनके साथ ये सब हो रहा है जरा उनको भी तो कुछ बोलने दीजिए। मैडम प्रियंका से पूछती है, जो तुमने तहरीर में लिखवाया है क्या वह सच है? तो प्रियंका कहती है, हाँ मैडम यह बिल्कुल सच है। मैडम ने कहा, अच्छा ठीक है, ये बताइए, एक बार इन्होंने आपके साथ मारपीट की और मारपीट में आपका एक हाथ टूट गया था। जरा आप मुझे बताइए आपका कौन सा हाथ टूटा था? तो उसने बताया कि मैडम मेरा दाहिना हाथ टूट गया था। तो फिर मैडम ने कहा, आपका दाहिना हाथ कौन सा है? तो वह एक हाथ को पकड़ते हुए बताती है कि यह मेरा दाहिना हाथ है। तो मैडम कहती है कि आपने जिस हाथ को पकड़ रखा है यह तो आपका बाहीं हाथ है। तो वह तुरंत दूसरा हाथ पकड़ती है कि हाँ मैडम यह वाला है। तो मैडम कहती हैं, अच्छा, जिस इंसान का कोई हाड़ टूट जाए तो उसे यह बात जिंदगी भर तक याद रहती है। 1 सेकंड नहीं लगती है ये बताने में कि कौन सा हाथ था, और आप इतना घुमा फिरा कर बता रही हैं। खैर छोड़ो, आपको शायद याद ही नहीं है, लेकिन जब आपका हाथ टूट चुका था तो आप फिर कहाँ गई थी? तो प्रियंका कहती है, मैं वहीं बैठ गई। मैडम ने कहा, मेरा मतलब ये नहीं, आप इलाज के लिए कहाँ गई थी? तो उसने कहा, हाँ मैं गई तो थी, लेकिन मुझे हॉस्पिटल का नाम याद नहीं आ रहा है। तो मैडम ने कहा, अरे तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, ग्रेजुएशन कर रखा है तुम्हें, इलाज के सिलसिले में कई बार उस हॉस्पिटल में आना जाना पड़ा होगा। तो क्या आपको जरा भी याद नहीं कि आपने कौन से हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया था? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ये बताओ किसके साथ जाती थी, किस साधन से आती जाती थी, ये बताओ। तो प्रियंका ने दिमाग पर जोर डाला, फिर बोली कि बहुत समय हो चुका है, मुझे अब कुछ भी याद नहीं आ रहा।
तो फिर मैडम ने सौरभ से पूछा, अच्छा सौरभ जी, अब आप बताइए, आपने भी लिखवा रखा है कि इसके घर वालों ने आपके साथ मारपीट की और इसमें आपका एक पैर टूट गया था, आपको इस बारे में कुछ याद है या आप भी सब कुछ भूल चुके हैं? तो सौरभ कहता है, मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से याद है। सुबह के 9 बज रहे थे। मैं अपनी बाइक से कॉलेज के लिए जा रहा था। रास्ते में ही इनके भाई और पिताजी ने 3-4 लोगों के साथ मुझे घेर लिया और बातचीत करते हुए मुझे गाड़ी से नीचे खींचा और खूब मारपीट की। 2-3 लोग मेरे पैरों पर चढ़ गए, जिससे मेरा दाहिना पैर टूट गया। मेरे सिर में चोट आई। मेरे हाथों पैरों में, पूरे बदन में मेरे चोटें ही थीं। जब पास पड़ोस के लोग मुझे छुड़ाने के लिए आगे आए, तो वो लोग वहां से भाग गए। उसके आधा घंटा बाद मेरी बहन और उनके पति मुझे तुरंत डॉक्टर रजा के यहाँ लेकर गए। वहां मेरा इलाज हुआ और मैं 15 दिनों तक सिर्फ बेड पर ही लेटा रहा। मेरी माँ ने एक छोटे बच्चे की तरह मेरी देखभाल की। तब जाकर मैं थोड़ा चलना शुरू हुआ था। मुझे एक एक बात बहुत अच्छे से याद है। इतना कहते हुए उसकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो फिर प्रियंका कहती है कि तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे और शुक्र करो कि तुम उस दिन बच गए, नहीं तो इससे भी बुरा हाल तुम्हारा हो जाता। अब उसे ये बातें बोलता देख उसके वकील बोलते हैं कि चुप हो जाओ, ये सब क्या बोलती जा रही हो? तो महिला जज वकील साहब को चुप करते हुए कहती है कि वकील साहब, आप इन्हें बोलने दीजिए। अगर आप लोग बीच में ना आए तो किसी भी केस को बड़ी आसानी से निपटाया जा सकता है। हमें इतना भी समय नहीं लगता है। सच और झूठ की पहचान करने में फिलहाल प्रियंका अब चुप हो जाती है। फिर वह प्रियंका से पूछती है कि यह बताइए, आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की असल वजह क्या थी? तो प्रियंका कहती है, जैसा कि आपको भी मालूम है, ये एक सरकारी टीचर है। इनकी अच्छी खासी 70-8 हज़ार की सैलरी है, लेकिन यह मुझे अपनी सैलरी का एक भी रुपया नहीं देते हैं। और इससे अलग अगर मेरा कोई रिश्तेदार घर आ जाए तो उस पर शक करते हैं और अपने रिश्तेदारों पर दिल खोलकर खर्चा करते हैं। ये मेरे साथ मारपीट करते हैं। मैंने इनसे शादी कर ली है, तो यह सोचते हैं कि मैं जिंदगी भर इनकी गुलामी करती रहूंगी। लेकिन मेरी भी एक जिंदगी है। मेरा भी मन करता है मैं 1-2 महीना अपने मायके में रहूं, कहीं घूमने जाऊं, अपने शौक पूरे करूं। यह सब मेरी मर्जी है। इसके बाद वह सौरभ से पूछती है कि अब आप बताइए, असल वजह क्या थी? झगड़े की क्या? तुम वाकई में इनके रिश्तेदारों की इज्जत आव भगत नहीं करते हो? तो सौरभ बोलता है, अरे कौन से रिश्तेदार मैडम? इसके आज तक जितने भी रिश्तेदार आए हैं, सब के सब नौजवान लड़के ही होते हैं। किसी को बताती है कि बुआ का लड़का है, किसी को बताती है कि मामा का लड़का, और किसी को अपनी मौसी का लड़का बताती है। किसी को कहती है कि बगल वाले भैया है, और कोई इनका मोबाइल का काम करने वाला होता है। इस तरह से इनके रिश्तेदार होते हैं। इसके बावजूद भी उनके साथ अकेली जाती है घूमने के लिए और देर रात को घर लौटती है और उन्हीं लोगों से मोबाइल में रातों को लगी रहती है। अब क्या मैं इतना ही ना समझूं जो मैं समझ नहीं सकता हूं कि आखिर वह लोग इसके लगते क्या हैं? अब अगर मैं इस बारे में इन्हें कुछ कहता हूं तो मुझसे झगड़ा करती है और उन्हीं लोगों से मुझे धमकियां दिलवा है। कहती हैं कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को गायब करा दूंगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि आखिर गए तो गए कहाँ मैडम? मैं बहुत ज्यादा सताया गया हूं, बहुत पीड़ित व्यक्ति हूं। जब से इन्होंने मेरे साथ मारपीट की है, मैं पिछले 5 सालों से कचहरी के चक्कर लगाने में हूं। चक्कर काटते काटते थक चुका हूं। मैं अपने माता पिता को देखूं या अपनी नौकरी को देखूं या फिर इसी तरह दर दर के धक्के खाता रहूं। इसको तो कोई रोक टोक करने वाला ही नहीं है। टेंशन फ्री रहती है। मुझे आप इससे न्याय दिलाते हुए छुटकारा दिला दीजिए। ये मेरी सैलरी का आधा पैसा मांगती है। तो तभी प्रियंका कहती है, अब आधा नहीं, तुम्हें पूरे ही देने होंगे, और अगर नहीं दोगे तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करवाती हूं। देखिए मैडम, सरेआम कैसे मुझे धमकियां दे रही है। मैं इससे बहुत तंग आ गया हूं। अगर मेरे माँ बाप ने मुझे ना संभाला होता तो ना जाने कब का मैं अपनी जिंदगी को खराब कर चुका होता। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे माँ बाप की देखरेख कौन करेगा? तो प्रियंका कहती है, अरे अपने माँ बाप को भी अपने साथ ले जाना दोस्तों। तभी प्रियंका का वह वकील बोलता है, अरे बस चुप हो जाइए। तो फिर महिला जज बोलती है, वकील साहब, आप तो कह रहे थे कि आपकी मुवक्किल बहुत मासूम है ना? समझ है, और यहाँ तो ये सरेआम खुली धमकियां दिए जा रही हैं।
इस पर क्या कहना चाहोगे आप? अब वकील भी शांत रह जाता है। मजिस्ट्रेट के सामने उन दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है दोस्तों। करीब 20 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मजिस्ट्रेट मैडम सौरभ को कॉल लगाती है और पूछती है कि क्या हालचाल है मास्टर साहब, अब तो आपको कोई धमकियां वगैरह नहीं मिल रही है। अब वह जैसे ही देखता है कि मैडम जी का फोन है, वह हैरान रह जाता है। सौरभ कहता है कि मैडम, मेरे दिए हुए पैसों से उसने दूसरी शादी कर ली है, अब कोई धमकी नहीं देती है। तो मैडम ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम भी अपनी दूसरी शादी कर लेना, क्या कर सकते हैं। रिश्ते नाते में ये सब चलता रहता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस सब में उलझता ही है, कोई नहीं बचा हुआ है इस सब से। फिर सौरभ कहता है कि हाँ मैडम, लेकिन आप लोग तो बचे हुए होंगे इन सब से। तो मैडम कहती हैं, अरे कहाँ, मैं भी नहीं बची हूं इस सब से। तो वह अपनी कहानी बताती है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी तो एक लड़का डॉक्टर बनकर मुझसे मिला। हम दोनों दोस्त बने, एक दूसरे के साथ घूमने लगे। फिर वो मेरे साथ रिलेशन बनाने का दबाव बनाने लगा। मुझे उसके कैरेक्टर पर शक हुआ। मैंने उसके बारे में अधिक जानकारी निकाली तो पता चला वो लड़का एक नंबर का ठगी है, डॉक्टर भी नहीं था। मैंने उससे अपना पीछ छुड़ाया तो वह मेरी कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल करने की धमकी देने लगा। मैंने कानून का सहारा लिया और बड़ी ही मुश्किल से मैंने उससे अपना पीछा छुड़ाया है। तो यह समझो कि इस सब से कोई नहीं बच पाया है। बहरहाल आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए, आप इतने अच्छे हो, आपको तो बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। तो वो कहता है, अच्छा ठीक है मैडम, मैं कर लूंगा, लेकिन किससे करूं? मैंने तो इस बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं, ऐसी कोई लड़की मुझे दिखाई ही नहीं दी है। तो मैडम कहती हैं, ठीक है, आज आपके पास किसी लड़की का फोन आएगा तो आप उससे बात कर लेना। दोस्तों, वो चौंक जाता है, पूछता है, कौन सी लड़की मैडम? वो कहती है, बस आपके पास फोन आएगा, आप खुद उससे बात कर लेना। अब मैडम इतना कहकर फोन काट देती है। मास्टर साहब इंतजार में लगे रहते हैं कि किसी लड़की का फोन आएगा। रात के 11 बज जाते हैं, लेकिन किसी लड़की का फोन नहीं आता है। एक दो फोन आए तो थे, लेकिन वो मास्टर परिचित ही लोग थे। जब भी फोन आता था तो मास्टर साहब का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। करीब रात के 11 बज चुके थे। फिर मैडम ही कॉल करती हैं और पूछती है कि मास्टर साहब क्या हाल है, आपके आया किसी लड़की बड़की का फोन आपके पास? तो सौरभ कहता है, अरे नहीं मैडम, अभी तो नहीं आया है, मैं तो इंतजार में ही था। तो वह कहती है, कोई बात नहीं, आप इंतजार करिए दोस्तों। फिर अगला दिन भी गुजर जाता है। तो मैडम रात में फिर से कॉल करती है और पूछती है कि मास्टर साहब आया था क्या, कल किसी लड़की का फोन आपके पास? तो मास्टर जी ने कहा, नहीं मैडम, किसी का फोन नहीं आया। तो मैडम ने कहा, अरे जरा सही से याद कीजिए, आया होगा। तो मास्टर जी ने कहा, नहीं मैडम, सिर्फ आपका ही 2 बार फोन आया था कल तो। फिर मैडम ने कहा कि क्या मैं लड़की नहीं हूं मास्टर साहब? अब दोस्तों, इतना सुनते ही सौरभ की सांसें थम जाती हैं। वह रोने लगता है और कहता है, मैडम आप अपने बारे में बात कर रही हैं? तो मैडम बोली, हाँ, मैं अपने बारे में ही बात कर रही थी। क्या मैं अच्छी नहीं हूं? मास्टर जी ने कहा, मैडम आपके लिए मैं निशब्द हूं, आपका क्या ही कहना, आप तो मजिस्ट्रेट हैं और मैं एक मास्टर हूं। तो उन्होंने कहा, तो क्या हुआ, आप तो एक गुरु हैं और आपसे ही पढ़ लिख कर लोग यह मुकाम हासिल करते हैं। अब दोस्तों, मास्टर जी के पास कोई शब्द नहीं रहते। फिलहाल अगले दिन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है। एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं और कुछ महीने बाद ही दोनों शादी भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे साथ तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।